जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था गामा स्पेस, म्यू स्पेस या टाउ स्पेस, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया है और उसमें हमने बताया है कि फेज स्पेस क्या होता है और पोजीशन स्पेस क्या होता है, मोमेंटम स्पेस क्या होता है, यानी कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमने दिया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर देखेंगे कि जो फेज स्पेस होता है, सेल क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, एक्सेसिबल क्या होता है, इनएक्सेसिबल क्या होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। और सबसे बड़ी बात क्या है फिजिक्स टाइम यूट्यूब चैनल पर कि पर्टिकुलर बुक का और पर्टिकुलर पेपर का एक अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा और वहाँ पर बाकायदा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है हर एक टॉपिक का। आज हमारा जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस है इनटू स्पेस सेल है, लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको बता देता हूँ एक मोटा मोटा कि फेज स्पेस क्या है और सेल क्या है। तो कोई अगर हमारे पास सिस्टम है और वो सिस्टम, या हम ऐसे कहें कि हमारे पास सिस्टम है और वो सिस्टम दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक सिस्टम और एक डायनेमिक सिस्टम। अगर मैं कहूँ स्टैटिक सिस्टम तो उसके पास पोजीशन होगा और डायनेमिक सिस्टम कहूँ तो यू नो वेरी वेल कि उसके पास फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, या मैं कह सकता हूँ उसके पास वेलोसिटी होगा। तो जो स्टैटिक सिस्टम है अगर उसके पास पोजीशन है केवल और केवल पोजीशन है तो स्टैटिक सिस्टम है, लेकिन मैंने कह दिया डायनेमिक है तो आप समझ गए कि उसके पास मोमेंटम है। लेकिन अगर मैं इस स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम को मिला दूं तो हमारे पास जो सिस्टम बनता है, यानी कि मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस को मिला दूं तो जो चीज बनता है फिर हम उसको बोलते हैं फेज स्पेस। बेटे याद रखना, फेज स्पेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन स्पेस एज वेल एज द मोमेंटम स्पेस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फेज स्पेस। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और एक लाइन ये वर्टिकल ड्रॉ किया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया x और वर्टिकल लाइन को ये नाम दिया py। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन एज्यूम द पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ एनी सिस्टम along this axis and we can assume the momentum of every particle in the system along this axis, that is called momentum axis, that is called position axis। यहां पर एक बहुत क्लियरली एक बात बता दो बेटे, ये हम लोगों का अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लिया है हमने यहां पर एक तरीके का फेज पॉइंट ले रखा है। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करने चल रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक सिस्टम का जिसमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम होती है। तो अगर हमने किसी पार्टिकल को लिया है और उस पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड एक्सिस में है और उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस में मोमेंटम पी एक्स, वाई एक्सिस में मोमेंटम पी वाई, जेड एक्सिस में मोमेंटम पी वाई है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा एक्स से ना लिखकर, चलो एक्स ही ठीक है, तो हम उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर अगर पोजीशन दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर किसी एक सेल के लिए तो dx, किसी एक सेल के लिए dx और फिर dx1, dx2, dx3, dx4। और अगर मैं इधर इसका मोमेंटम दिखाऊंगा, इधर मोमेंटम दिखाऊंगा तो इसको लिखूंगा dpx। इस वाले सेल के लिए dpx1, इस वाले के लिए dpx2, इस वाले के लिए dpx3, इस वाले के लिए dpx4। और अगर मेरे पास ऐसे nth सेल होंगे तो ऐसे डॉट 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 dpxn कर देंगे और इधर भी अगर बहुत nth होंगे तो dxn कर देंगे। इस तरीके से मेरे पास एक कोई सिस्टम था और उस सिस्टम को मैंने बहुत सारे सेल में डिवाइड कर लिया, बहुत सारे फेज सेल में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया।
मेरे पास ये मान लो कोई एक सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं। तो मैंने मान लिया कि हर एक सेल बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम के होंगे और इक्वल डायमेंशंस के होंगे। तो हमने कह दिया कि ये जो सेल है इसका वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल जो होगा वो डी टाउ होगा, और पूरे सिस्टम का जो फेज स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं उस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हम टाउ मान रहे हैं। ये ऐसा हमने माना है, इसको मान लिया है ऐसा। एक बात और बता दें बेटे, यहां पर फेज स्पेस अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप दो फ्रेंड हैं और दोनों लोग अपने आउट ऑफ कंट्री के हैं। दोनों लोग, वो मान लेते हैं कि हम दो फ्रेंड हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इंग्लैंड में रहते हैं, और इंग्लैंड में मैं रहता हूं और एक कोई फ्रेंड है, मेरा रूममेट है, और वो सपोज कर लेते हैं कि चाइना का है। तो चाइना और इंडिया दोनों लोग एक ही, ये तो इम्पॉसिबल है कि चाइनीज और इंडियन एक जगह पर रह पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फेज स्पेस। तो अगर एक चाइनीज है और एक इंडियन है और इंग्लैंड में मान लो रह रहा है, तो कभी चाइनीज का मूड हुआ कि चलो कभी आएंगे इंडिया तो तुमसे मिलेंगे, तो फिर वो अगर आपसे कहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, या ऐसा इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको समझाने में ही बोल देना चाहिए था मुझे। तो अगर वो कहता है चाइनीज कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बोलते हो इंडिया का, तो बोलता है कभी कि मैं कभी भी आऊँगा इंडिया तो आपसे मिलूंगा। तो फिर क्या इंडिया आते ही आप मिल जाएंगे उसको? तो ये नहीं हो पाएगा। और इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है और जिसके हर एक डायमेंशन या बहुत बड़े बॉर्डर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आते ही उसको आप नहीं मिल पाओगे। तो जो एक किसी इंडिया का जो आउटलाइन है, इंडिया के बाहर के जो बॉर्डर है, जो आउटलाइन है, वो आउटलाइन के अंदर एक सिस्टम को दिखा रहा है कि इंडिया है ये। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम के बाहर जो एक आउटलाइन है, जिसके बाहर मतलब उस आउटलाइन के बाहर कोई और चीज हो रही है, उसके अंदर कोई और चीज हो रही है, मतलब एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जिसके बाहर का सिनेरियो कुछ और है और अंदर का सिनेरियो कुछ और है, उस पूरे आउटलाइन को दिखाया है हमने इस जगह इससे। और उस आउटलाइन के अंदर के सरफेस को, जिसको हम सिस्टम कह रहे हैं, उसको, उस पूरे सिस्टम की हर एक फिजिकल फिनोमिना को हमने कहा कि वो फेज स्पेस हमने दिखा रखा है कि वो फेज स्पेस है। और फेज स्पेस डिवाइडेड इनटू द मेनी फेज सेल, और वो बहुत सारे फेज सेल में डिवाइड है। अब इसको कैसे समझेंगे फेज सेल क्या है? तो जब वो चाइनीज इंडिया में आया तो फिर पूछेगा आपसे फोन लगा कि भैया इंडिया तो आ गया हूँ, कहाँ? मैं न्यू दिल्ली में हवाई एयरपोर्ट पर हूँ। तो फिर आप बोलोगे कि आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। वो क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में आएगा। यानी कि अब आपने क्या किया कि फेज स्पेस को और भी बहुत सारे सम फेज स्पेसेस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब वो यूपी में आएगा तो बोलेगा मैं लखनऊ में हूँ, आपके राजधानी में हूँ, अब आप बताइए कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर आप बोलेंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाइए। यानी कि फिर से आपने क्या किया? सब फेज सेल को भी और डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करते करते फिर आपने बताया कि मैं इस मोहल्ले में हूँ, उस मोहल्ले के घर का नंबर बताया, घर में आ गया। फिर घर में फिर पूछेगा कि अब कहाँ पर आऊँ, तो आप बोलेंगे कि घर के सेकंड फ्लोर पर आइए। सेकंड फ्लोर पर आने के बाद फिर वो पूछता है कि अब कहाँ हूँ, तो बोलेंगे आप 10 नंबर रूम में आ जाइए। फिर वो 10 नंबर रूम में पहुंचा तो फिर बोलेगा कि अब कहाँ हूँ। तो हो सकता है ना, रूम के अंदर भी तो हो सकता है कि आप कभी कभी रूम से अटैच्ड लेटरिन, बाथरूम, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, कहीं आप वहां पर हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि किसी फेज स्पेस को डिवाइड करते चले गए। जैसे चाइनीज आया इंडिया में, इंडिया से उत्तर प्रदेश में आया, फिर लखनऊ आया, फिर किसी एक पर्टिकुलर वार्ड में आया, वार्ड से फिर घर में आया, घर से फिर कम फ्लोर पर आया, फ्लोर से। ऐसे ही जैसे डिवाइड होता चला गया, ऐसे ही फेज स्पेस भी डिवाइड हो सकता है। और डिवाइड करने के बाद ऐसे होते होते जो बेसिक यूनिट किसी सिस्टम का जो है उस बेसिक यूनिट को हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस सेल। और सपोज कर लेते हैं जो किसी भी सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, उस फेज स्पेस सेल का जो वॉल्यूम है वो डी टाउ है, और पूरे के पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो वी है। तो अगर मैं इस पोजीशन स्पेस को और मोमेंटम स्पेस को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस स्पेस सेल। इसी का मिलेगा हमको, एरिया ऑफ स्पेस सेल मिल जाएगा।
तो अगर मैं इसको दो तरीके से मुझे इसको देख सकता हूँ मैं। एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देख सकता हूँ और एक क्वांटम मैकेनिकली देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा अप्रोच होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में देखूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्टैटिक्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हम देखते हैं कि किसी एक सिस्टम में अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखता हूँ तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना होने के पीछे कारण होता है कि हम बहुत अंदर जाकर उस सिस्टम को बहुत गहनता से बारीकी से एक ही मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल वहाँ पर अप्रोच नहीं लेते हैं, बल्कि हम वहाँ पर एक जनरल अप्रोच लेते हैं। तो इससे हमारे टर्म एंड कंडीशंस और बहुत माइक्रो लेवल की चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो स्टैटिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स में देखते हैं कि कोई भी वहाँ पर कंडीशन नहीं होता है। इसलिए अगर हम देखें कि मिनिमम साइज ऑफ द फेज स्पेस, यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ फेज स्पेस देखें तो मिनिमम साइज ऑफ फेज स्पेस के लिए अगर हम देखें तो इसका और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हम देखेंगे कि डी टाउ इज इक्वल टू, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ये पोजिशन एक्सिस का वॉल्यूम हो गया और ये मोमेंटम एक्सिस का वॉल्यूम हो गया, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरीके से हम अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो ये निकालने का ये सिस्टम है। हम इस डी टाउ को क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ किसी एक फेज स्पेस सेल का ये वॉल्यूम आ रहा है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज हम लोग तो जानते ही हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें ये कहता है कि किसी भी एक पार्टिकल का एक साथ मोमेंटम और पोजीशन निकालना इम्पॉसिबल है। अगर आप मोमेंटम निकालते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, और अगर आप पोजीशन निकालते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का हम ना तो मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फिर अल्टरनेटिवली किसी एक को ही हमें चूज करना पड़ेगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन होता है कि डी एक्स डी पी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान टू पाई। बहुत सी बुक में बेटे ये लिखा हुआ होता है एच कट अपान टू पाई होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि, और एच कट इक्वल टू क्या होता है, एच कट इक्वल टू होता है एच अपान टू पाई, ये होता है एच कट इज इक्वल टू एच अपान टू पाई होता है। तो ये वैल्यू भी आप एक्सेप्टेबल है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं एच अपान फोर पाई भी होता है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो एच कट भी जहाँ पर लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि एच कट का मतलब क्या होता है, एच अपान टू पाई होता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम देखें कि इसका डी एक्स और डी पी आई यानी कि पोजिशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान फोर पाई होगा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें पोजिशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो डी वाई डी पी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान फोर पाई, और डी जेड डी पी वाई डी पी जेड और ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान फोर पाई। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अनसर्टेनिटी पोजिशन और मोमेंटम, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है। बेसिकली इस इक्वेशन को अगर मुझे थोड़ा सा इजी बनाना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि डी एक्स डी पी एक्स और ग्रेटर देन और एच अपान फोर पाई। थोड़ा देर के लिए आप ऐसा मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ है, ग्रेटर देन को मैं थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहा हूँ, डी वाई अपान डी पी वाई और ग्रेटर देन एच अपान फोर पाई, और यहाँ पर डी जेड अपान डी पी जेड ग्रेटर इक्वल टू एच अपान फोर पाई। थोड़ी देर के लिए ग्रेटर देन वाली सिंबल को आप भूल जाइए। तो आप क्या देखेंगे कि ये यहाँ पर जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में थोड़ा हैंडल करना चाहूँ, डी एक्स और डी पी एक्स की जगह पर, और डी वाई डी पी वाई की जगह पर, और डी जेड डी पी जेड की जगह पर ये वैल्यू अगर मैं हैंडल करना चाहूँ तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स और डी पी एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं, और डी वाई डी पी वाई ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी जेड डी पी जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इस वाली इक्वेशन को डी एक्स डी पी एक्स ऐसे लिख दिया, डी वाई डी पी वाई ऐसे लिख दिया, डी जेड डी पी जेड ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह पर ये वैल्यू, इसकी जगह पर ये वैल्यू,
और इसकी जगह पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और एक मिनट, so these value substituting in the place of this, so we will get next equation d tau is equal to h upon 4 pi h upon 4 pi h upon 4 pi, इनकी जगह पर h upon 4 pi रखते चले गए, h क्यूब हो जाएगा, 4 pi 4 pi इसका होल क्यूब हो जाएगा, और h क्यूब एज इट इज रहने देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 64, क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, और पाई का यहाँ पर क्यूब है तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटे देखो क्या होगा, 1/64 इंटू 3 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 1 4, आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग 0.000 समथिंग कुछ आएगा, और वो वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, लगभग 0.00 समथिंग जो कुछ भी आएगा वो वैल्यू इतनी कम आ जाएगी कि लगभग मेरा h का जो क्यूब की जो वैल्यू है वो अनअफेक्टेड रहेगा, एज इट इज रहने वाला है। तो मैंने क्या किया कि इसके नियरली इक्वल में h क्यूब रख दिया, और मैं आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि इस वैल्यू को फिर इस कंडीशन में लिख सकता हूं कि डी टाउ नियरली इक्वल टू द h क्यूब, या हम इसी वैल्यू को हमने क्या किया था यहाँ पर इस वाले स्टेप में देखिएगा बेटे कि हमने इस ग्रेटर देन वाले सिंबल को इग्नोर कर दिया था, केवल इक्वल टू का लेकर सॉल्व किया था। अब आप इस इक्वल टू को अगर चाहें तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू को चाहें तो आप यहाँ पर डी टाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्यूब लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि हेंस द मिनिमम साइज ऑफ द फेज स्पेस, किसी फेज स्पेस की जो मिनिमम साइज होगी, किसी फेज स्पेस की जो मिनिमम साइज होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग वो h क्यूब होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती है। भाई देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू छोटी से छोटी भी हो सकती है, वो वैल्यू बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि भैया किसी भी फेज स्पेस की जो साइज होगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि किसी भी फेज स्पेस की जो साइज होगी वो h क्यूब से छोटी नहीं हो सकती है, उसकी मिनिमम साइज h क्यूब ही होगी। यही h क्यूब ही डिटरमाइन किया गया कि द वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम पॉसिबल होगी अगर क्वांटम मैकेनिक्स से तो h क्यूब ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब वो एक कंडीशन रख दिया गया, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, और वो सारी कंडीशन हम पहले के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।